हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीशियस। दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2023-24 कवर करेंगे। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर के कितना हो गया है, तो याद रखिएगा 1.97 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बजट से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, बजट क्या है, तो बजट जो है आय और व्यय का जो सूची होता है उसी को बजट कहते हैं। तो याद रखिएगा, आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहा जाता है। यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बजट शब्द का भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको जो है वित्तीय वर्ष बोलते हैं। देखिए, बजट की बात करें तो प्रथम बार भारत का बजट किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का प्रथम बजट पेश किया था। इसीलिए उन्हें भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, जेम्स विल्सन। कब इन्होंने पेश किया था, 1860 में पेश किया था। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1947 में भारत का बजट किसने पेश किया था, षणमुखम शेट्टी ने। देखिए, बजट 2023-24, तो इसमें जो है कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना लगाया गया है, 27.2 लाख करोड़ रुपए, और कुल व्यय का अनुमान 45 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। मुख्य विषय की बात करें तो बजट 2023-24 का मुख्य विषय क्या है, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना। याद रखिएगा, राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। तो राज्यों को अनुमति दी गई है कि वो अपने जो है जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रमुख घाटे। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलता है, खास करके राजकोषीय घाटा से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में यहाँ पर संशोधित अनुमान दिया गया है और 2023-24 का बजट अनुमान दिया गया है। तो दोनों याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान कितना है, 6.4% है, और बजट अनुमान कितना है, बजट अनुमान है 5.9%। राजस्व घाटे की बात करें तो संशोधित अनुमान है 4.1% और बजट अनुमान है 2.9%। ठीक है, उसी प्रकार से प्रभावी राजस्व घाटा 3% है और यहाँ पर कितना है, 2.3%। प्राथमिक घाटा 2.9% है और बजट अनुमान कितना है इसका बजट अनुमान है 1.7%। ठीक है, तो खास करके ये बजट अनुमान वाला याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सप्तऋषि क्या है, तो देखिए केंद्रीय बजट में 7 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। इन्हीं 7 प्राथमिकताओं को संयुक्त रूप से सप्तऋषि कहा गया है। इसमें जो है 7 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सप्तऋषि नहीं है। ठीक है, और 4 आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिसमें से 3 जो है इसमें से उठा लिया जाएगा और एक कोई अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सप्तऋषि क्या है। देखिए, 7 प्राथमिकताएं हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा है निहित क्षमताओं का विस्तार,
पांचवा क्या है? पांचवा है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो इसको 2 से 3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय राजस्व और व्यय, यानी कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या करता है, जो क्या नाम है, कर का जो प्रकार है उसको एक तरफ रख दिया जाता है, दूसरी तरफ जो है उसका परसेंटेज रख दिया जाता है और उसको मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। रुपया कहाँ से आता है? तो देखिए उधार और अन्य देयता से 100 में से 34% रुपया यहाँ से आता है। सर्वाधिक जो है रुपया कहाँ से आता है? उधार एवं अन्य देयता से आता है। और दूसरे स्थान पर जीएसटी एवं अन्य कर है, यहाँ से जो है 17% आता है, 17% आता है। निगम कर की बात करें तो यहाँ से 15% आता है। आय कर से भी 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से भी 7% आता है। कर भिन्न प्राप्तियों से 6% और सीमा शुल्क से 4%। तो ये जो परसेंट दिया गया है, जो कर या जो है शुल्क हैं, इनको जो है ये जो परसेंटेज है इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रुपया कहाँ पर जाता है, यानी जो है कहाँ पर खर्च होता है। तो सर्वाधिक रुपया जो बजट है उसमें जो है सर्वाधिक व्यय ब्याज अदायगी में किया जाता है। 20% जो है ब्याज अदायगी में चला जाता है। 18% करों एवं शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है उसमें जो है 18% खर्च हो जाता है। 17% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में खर्च होता है। 9% केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में खर्च होता है और 9% जो है वित्त आयोग और अन्य अंतरण में खर्च होता है। 8% रक्षा में खर्च होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये परसेंट जो है याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब बजटीय पहले देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या पहल किया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। तो ये जो है डेटा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं लोगों को। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना, इसमें जो है 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। इन दो योजनाओं के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। पीएम सम्मान किसान निधि, तो इसके तहत जो है 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है, यानी कि उनके बैंक में डायरेक्ट जो है हस्तांतरण कर दिया गया है। किस योजना के तहत? पीएम सम्मान किसान निधि के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएम आवास योजना, इसके लिए जो है 69,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, यानी 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें कितना वृद्धि हुआ है? 66% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसको केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा और 2026 तक लक्ष्य रखा गया है कि 3.5 लाख एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, पीएम पीवीटीजी विकास मिशन, तो इस पर जो है 3 वर्षों में इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका उद्देश्य है एसटी यानी कि जो है अनुसूचित जनजाति का विकास सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, यानी कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ये जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर प्रारंभ हुआ है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य है इन शामिल ब्लॉकों का समग्र विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना, इसका उद्देश्य है उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पीडीएफ आप लक्ष्य फीचर्स टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज टेलीग्राम पर लक्ष्य फीचर्स के नाम से सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
चलिए देखते हैं भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा हैदराबाद में है। इसको जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। तो बजट में, केंद्रीय बजट में मोटे अनाज को किस नाम से संबोधित किया गया है? श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा मोटे अनाज को ही श्री अन्न नाम दिया गया है। और 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कृषि संवर्धन निधि यानी कि जो है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवा उद्यमियों की उद्यम की स्थापना में सहायता करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम, इसका प्रारंभिक परिव्यय यानी कि जो है प्रारंभिक खर्च कितना आवंटित किया गया है इसके लिए? तो याद रखिएगा 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसका लक्ष्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागानी फसलों का विकास करना। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना, इसमें जो अधिकतम जमा राशि की सीमा थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 30 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले कितना था? 15 लाख था, अब बढ़ा करके 30 लाख रुपया कर दिया गया है। देखिए जन विश्वास विधेयक, इसको जो है लाने की योजना है। इसमें 42 केंद्रीय कानूनों को संशोधित किया जाएगा, यानी कि जो अवांछित कानून है उसको जो है संशोधित किया जाएगा, ताकि जो है सरकार पर यानी कि सरकारी विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है मांग आधारित कौशल वर्धन करना, यानी कि मार्केट में जिस कौशल की डिमांड है, जिस कौशल का जो है मांग है, उसके अनुसार लोगों को कौशल प्रदान करना, उनको स्किल करना, ताकि उनको जो है सहजता से रोजगार मिल जाए। देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य है 3 साल में 47 लाख युवाओं को वृत्ति सहायता प्रदान करना। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका उद्देश्य है 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाना। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IGOT कर्मयोगी, यानी कि आई गॉट कर्मयोगी, इसका शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यह एक जो है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। इसका उद्देश्य है लाखों सरकारी कर्मचारियों का कौशल बढ़ाना और जन केंद्रित सुविधाएं प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय, तो इसको जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाना। शहरी अवसंरचना विकास कोष, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके जो कोष हैं, इसका जो कोष है उसका उपयोग है शहरी अवसंरचना के निर्माण में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निकाय डिजिलॉकर की स्थापना की जाएगी। इसके तहत आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा। इसका क्या नाम है? निकाय डिजिलॉकर। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कई बार मैंने पढ़ाया है। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसका उद्देश्य है यूनिटी मॉल, तो राज्यों को इसे स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जो है एक जिला एक उत्पाद, GI टैग उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। क्या नाम है इसका? यूनिटी मॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2022 में 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। तो याद रखिएगा कितना? 47.8 करोड़। UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा।
देखिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान, इसकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य है प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों का क्षमता निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग जो है देखिएगा और 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो सारा फैक्ट याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसको भी पढ़ा दिया गया है आपको। देखिए यह जो है एक नई लघु बचत योजना है। इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, बालिकाएं होंगी। ब्याज दर कितना इस पर मिलेगा? तो देखिए इस पर जो है 7.5% का ब्याज दर मिलेगा। यह 2 वर्षों के लिए मान्य होगा और इसमें अधिकतम जमा सुविधा कितना होगा? याद रखिएगा 2 लाख रुपए तक होगा। देखिए रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि का 9 गुना से अधिक है। यह अब तक की सर्वाधिक धनराशि है। चलिए देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय रेल योजना, इसमें जो है 75,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। देखिए गोवर्धन योजना की बात करें तो इसके तहत 500 नए अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो है 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। देखिए पीएम प्रमाण कार्यक्रम, इसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण एवं सुधार हेतु प्रारंभ किया गया है। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। क्या नाम है? पीएम प्रणाम कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शुद्ध शून्य लक्ष्यों और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रावधान किया गया है। देखिए अमृत धरोहर योजना, इसको अगले 3 वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा। अर्धभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका क्या नाम है? अमृत धरोहर योजना, याद रखिएगा। देखिए नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव, तो कर स्लैब की सीमा को 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया है। पहले 6 स्लैब थे, अब 5 हो गए हैं। कर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। तो चलिए कर स्लैब देख लेते हैं। देखिए ये है कर स्लैब, लाख रुपए में दिया गया है और इधर जो है कर का दर दिया गया है प्रतिशत में। देखिए 0 से 3 लाख रुपए तक यदि किसी का इनकम है तो उस पर जो है कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स फ्री है। यदि 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक का इनकम है तो 5% का टैक्स लगाया जाएगा। और यदि जो है 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक का इनकम है तो 10% का टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख से 15 लाख के मध्य 20% का टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर यदि किसी का इनकम है तो 30% का टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वस्त्रों और कृषि को छोड़ करके बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 3 कर दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी की उत्पादन करने वाली मशीनरी और कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क से संबंधित प्रावधान को बढ़ा करके मार्च 2024 तक कर दिया गया है। तो ये आपका यूनियन बजट 2023-24 कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ आपको लक्ष्य फीचर्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज लक्ष्य फीचर्स के नाम पर टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।